Children, I hope you all are fit. Children, आज मैं आपको हिंदी सेकंड से पार्ट 8 रानी दुर्गावती पढ़ाऊंगी. So all of you open your page 50. पार्ट रानी दुर्गावती. रानी दुर्गावती एक वीरांगना स्त्री थी, यानी वीर स्त्री थी, और ये पूरी कहानी उन्हीं की शौर्य गाथा पर आधारित है. शौर्य गाथा माने उन्होंने इतनी वीरता से जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा करी गई है. इस कथा में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और स्वाभिमान को दर्शाया गया है, यानी कि दिखाया गया है. तो आज हम रानी दुर्गावती के बारे में इस पाठ के द्वारा जानेंगे. मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ रीड करना. आप लोग अपनी बुक्स ओपन करिए, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती चलूँगी. ओके. जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वतंत्र की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी. यश पताका माने क्या हुआ बेटा? प्रसिद्धि का झंडा. जैसे कहते हैं बहुत प्रसिद्ध हो गया है ये व्यक्ति, यानी इसकी यश पताका बहुत फैली हुई है संसार में, यानी कि उनकी प्रसिद्धि का झंडा. और अग्निशिखा यानी जैसे आग की लपट उठती हैं, वो दूर दूर तक गर्म कर देती हैं आसपास की वस्तुओं को, उसी प्रकार से उनकी जो थी स्वतंत्रता की जो अग्निशिखा थी, वो आग की लपटों के समान दूर दूर तक फैल रही थी और अपना प्रकाश चारों तरफ फैला रही थी. बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को ना सह सके थे, उस बल विक्रम को की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर रानी निडर होकर कर रही थी. अब देखिए, बड़े बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत वीर, बहुत एक से एक वीर, अपने को समझने वाले, और बल विक्रम भी था उनके पास, लेकिन फिर भी वो उन रानी दुर्गावती के समान नहीं थे, यानी कि वो उनकी उपेक्षा नहीं कर पा रहे थे. विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर नारी निडर होकर कर रही थी, यानी कि उन लोगों की उपेक्षा, यानी कि उनसे बढ़कर वो भाग ले रही थी और वीरता से वो युद्ध कर रही थी. उसके वीरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थी. इस प्रकार से वो निडर होकर अपने कार्यों को कर रही थी. यह वीरांगना थी रानी दुर्गावती. इस रानी का नाम था रानी दुर्गावती. वीरांगना माने होता है बेटा वीर स्त्री, जो बहुत वीर होती. जैसे रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी हम वीरांगना शब्द का प्रयोग करते हैं. वो भी एक वीरांगना स्त्री थी, यानी कि एक वीर महिला थी. नेक्स्ट पैराग्राफ है. दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी. जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी. मुग्ध माने उनके ऊपर बहुत मोहित थी वो, यानी कि वो दलपति शाह को मन ही मन बहुत चाहती थी और उनकी वीरता के कारण वो उनके ऊपर मोहित थी. उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी. जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना, तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा. चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ. अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई, यानी कि मन चाहा. मनोवांछित माने मन चाहा. क्या हुआ? जब उनके पिता को ये बात पता चली कि ये दलपति शाह को मन ही मन बहुत पसंद कर रही है, और दलपति शाह को ये बात पता चली कि रानी दुर्गावती मुझ पर मोहित है, तो क्या हुआ? उनके पिता यानी रानी दुर्गावती के जो पिता थे चंदन राय जी, उसमें और दलपति शाह में, दोनों में आपस में घोर संग्राम हुआ. लेकिन अंत में जीत जो थी, विजय जो थी, वो
किसकी हुई? दलपति शाह की, जिनको कि रानी दुर्गावती चाहती थी और उनसे वो विवाह करना चाहती थी। उन्होंने अपने बाहुबल से, बाहुबल माने उसमें अपनी शक्ति के द्वारा दलपति शाह ने चंदन राय जी से युद्ध किया और उस युद्ध में विजय भी प्राप्त कर उनकी पुत्री को वो विवाह करके ले गए। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना हो गया माने जब उनका पुत्र हुआ वीर नारायण और वो केवल 3 ही वर्ष का था, उसी समय दलपति शाह की मृत्यु हो गई और उस समय क्या हुआ, जो राज सिंहासन था वो खाली हो गया क्योंकि दलपति शाह की मृत्यु हो गई थी। राजा दलपति शाह पर लोकवासी हो गए। अब रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखती थीं। वे जानती थीं कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी। इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी माने वो तैयार करती रहती थी अपनी सेना को, नित्य प्रतिदिन तैयार करती रहती थी कि अगर कोई भी शत्रु उनके छोटे से राज्य पर आक्रमण करे तो वो उनसे विजय प्राप्त कर सके युद्ध में। तो इस प्रकार मुगल सम्राट उस समय अकबर बादशाह थे, वो आसपास के सब राज्यों पर क्या कर रहे थे, अपना आक्रमण करके उसको हासिल कर लेते थे, यानी कि उसको प्राप्त कर लेते थे, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो उनको रानी दुर्गावती को ये डर था कि एक ना एक दिन तो मुगल सम्राट की निगाह हम लोगों के राज्य पर भी पड़ जाएगी और वो ऐसा ना हो यहाँ आक्रमण कर दे। इसलिए वो अपनी सेना को तैयार करती रहती थी, डेली युद्ध का प्रशिक्षण देती रहती थी। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक जा पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन करने की सलाह दी, किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित न समझा। बाद में अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। अकबर के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था कि वो बहुत न्यायप्रिय, उदार स्वभाव का था। तो वो नहीं चाहता था, उसने रानी के बारे में तो सुना था कि रानी बहुत वीर है, वीरांगना स्त्री है और बड़ी तत्परता से उसके अंदर बहुत योग्यता भी है, लेकिन जो वो ये नहीं चाहता था कि वो उस पर आक्रमण करके और उसके राज्य को अपने में मिला ले। लेकिन बार बार जो उनके मंत्री थे, कुछ चाटुकारी लोग होते हैं, जैसे बहुत राजा की चापलूसी करने वाले टाइप के लोग, वो क्या थे, वो बार बार राजा को ये सलाह दे रहे थे, उनके अधिकारी और राज्य जो भी उनके दरबार में रहने वाले थे, उनके मंत्रीगण, वो उनको बार बार ये सलाह दे रहे थे कि आप रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर लीजिए और उसको, उनके राज्य को भी अपना राज्य में मिला लीजिए। लेकिन क्या हो रहा था कि अकबर तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बार बार उनके अधिकारीगण जो थे वो उनको बार बार यही कह रहे थे, नहीं आप रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण करिए। तो फिर क्या हुआ कि अकबर को ये बात जच गई और वो इस बात के लिए तैयार हो गए। इस बात के लिए, रानी के गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए। आगे देखिए, उसने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। तनिक माने थोड़ी सी। जब उनको ये समाचार मिला कि अकबर के जो सरदार हैं वो गढ़मंडल पर चढ़ाई करने वाले हैं और आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जरा सी भी भयभीत नहीं हुई, यानी कि डरी नहीं। वो भयभीत माने डरना, तनिक माने थोड़ा सा भी वो घबराई नहीं या डरी नहीं। सिंहनी के समान शुद्ध होकर उन्होंने अपने क्षत्रित्व का परिचय देना चाहा। क्या हुआ कि सिंहनी के समान वो क्या थी, गुस्सा हो गई एकदम, जैसे शेरनी होती है, शेरनी को जब क्रोध आता है तो वो एकदम गुस्से से लाल हो जाती है, वैसे रानी भी हो गई और उन्होंने कहा, उन्होंने कमर कस ली कि अब हम इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने अपने छत्री, क्योंकि छत्री थी वो, तो छत्रित्व की रक्षा करने के लिए उन्होंने उनसे आक्रमण करने की तैयारी कर ली और अपना
परिचय दिया। वे जानती थी सम्राट अकबर के सम्मुख वह जय लाभ नहीं कर सकेंगी। जय लाभ माने विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगी। उनको ये बात पता थी कि अकबर की जो सेना है वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी उन्होंने डरी नहीं, हार नहीं मानी और वो युद्ध की तैयारी करने लगी। तथापि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा रण क्षेत्र में प्राण देना ही उचित समझा। उन्होंने सोचा कि हम आत्मसमर्पण कर दें अकबर के सामने, इससे अच्छा है कि हम उनसे युद्ध करें। और युद्ध में अगर हमको विजय, रणगति में अगर उनको, रण क्षेत्र में अगर उनको वीरगति भी प्राप्त हो जाती तो वो उसके लिए तैयार थी। रानी दुर्गावती के संकल्प को जानकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता की रक्षार्थ तत्पर हो गई। वो भी तैयार हो गई, उनकी जो प्रजा थी। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। सहस्त्र माने हजारों, हजारों अश्वारोही, अश्वारोही माने घुड़सवार जो थे वो तैयार हो गए। फिर रानी दुर्गावती मुंडमालिनी चामुंडा के समान तुरंगारूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी। संग्राम भूमि माने युद्ध के क्षेत्र में, और तुरंगारूढ़ माने घोड़े पर सवार हो। तुरंग माने घोड़ा, आरूढ़ माने सवार होना, उस पर बैठना, यानी कि वो घोड़े पे सवार होकर उस सेना संग्राम के लिए तत्पर हो गई, तैयार हो गई। उधर आसफ खां को यह विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देंगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। हारकर विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। ऐसा हुआ, आसफ खान ने सोचा कि अरे अकबर की सेना तो बड़ी विशाल है, बहुत बड़ी है, और रानी की तो छोटी सी सेना होगी, और इतने वो लोग अच्छे भी उनके सैनिक नहीं होंगे कि वो हमसे युद्ध में जीत लेंगे, हमको मतलब हमसे जीत सकेंगे। तो क्या करा, वो केवल 5,000 अपने सेना के साथ वो थे उस रण क्षेत्र में चले गए। और वहाँ पर क्या हुआ, जो रानी की सेना थी वो बहुत उत्साहित थी युद्ध के लिए, वो बहुत तत्पर थी। तो उन लोगों ने मिलकर जब सबने बड़े इच्छा के साथ, बड़ी अच्छे उत्साह के साथ युद्ध करा, तो वो उसमें विजय प्राप्त हो गई उनको, रानी को। और आसफ खां जो था वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि वो तो एक महान सम्राट था अकबर, और उसको ये बहुत खराब लगा कि मेरा जो सरदार था वहाँ से दुम दबाकर भाग गया, अपनी जान बचाकर भाग गया, पलायन कर गया, युद्ध से भाग गया, वो युद्ध छोड़कर। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब 1.5 साल के बाद, यानी 1.5 वर्ष बाद फिर से आसफ खां को उन्होंने सेना को मजबूत करके और सेना तैयार करके युद्ध करने के लिए रानी से पुनः गढ़मंडल पर भेजा। इस बार भी रानी दुर्गावती को सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उसकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। आसफ खां का दूसरी हार से लज्जित हुई। आसफ खां को दूसरी हार से लज्जा हुई। क्यों लज्जा हुई, क्योंकि उसको पहली बार भी हार गया था, और दूसरी वाली जो उन्होंने दोबारा आक्रमण करा 1.5 वर्ष बाद, उसमें भी वो क्या हुआ, हार गए। और रानी की सेना ने बढ़ चढ़कर इसमें भी भाग लिया और अपने बल विक्रम का प्रचंड परिचय दिया, है ना, प्रदर्शन करा। आसफ खां को दूसरी हार से लज्जा हुई। उसके इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित न समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। अब क्या हुआ, वो तो लज्जित हो गया, बहुत शर्मा गया, बहुत उसको ग्लानि हुई अपने ऊपर कि अरे मैं 2 बार इस रानी दुर्गावती से हार गया, वो भी अकबर की सेना के साथ। तो उसको ऐसा लगा कि अब क्या करें, अब अपना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो वो अकबर के सामने नहीं गया। और उसने सोचा कि अच्छा, मैं इस वीरता के साथ तो, या शौर्य के साथ, बल विक्रम के साथ तो इस रानी को नहीं जीत सकता, लेकिन ऐसा करता हूँ, मैं कुछ ऐसा खेल करता हूँ, कुछ रणनीति बनाता हूँ जिससे कि मैं इस युद्ध को जीत सकूँ। तो उन्होंने क्या करा कि जो उसी के रानी के जो कुछ मंत्रिमंडल में कुछ लोग थे, उनके बीच में उसने क्या करा, आपस में ही उन्होंने विश्वासघात का बीज बो दिया, और आपस में ही कुछ ऐसी गलतफहमी उन लोगों ने पैदा कर दी।
रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया था युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है, फिर भी वे आसफ खां के साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। लोमहर्षक माने बड़ा ही रोमांचित युद्ध हो रहा था दोनों में। इसी समय उन्होंने देखा कि उनका 14 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े पर गिर गया है। यह देखकर भी रानी विचलित नहीं हुई, यानी कि वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, दुखी नहीं हुई। विचलित होना माने घबराना या दुखी होना। वो बिल्कुल भी घबराई नहीं अपने पुत्र को घायल देखकर। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वह अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। यानी कि उनके पुत्र की हालत जो थी वो बहुत खराब थी। वो युद्ध में बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और 14 ही वर्ष का था। तो उनके मंत्रियों ने कुछ आकर उनके पास प्रार्थना करी कि आप चलकर अपने पुत्र के अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीर गति पाई। मतलब उनको ये अच्छा लगा कि मेरे पुत्र ने भी 14 वर्ष की आयु में युद्ध करा दुश्मन से और वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका हर्ष है, मुझे खुशी। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी खुशी है। अब उन्होंने कहा कि अब मैं इसे देवलोक में ही मिलूंगी। देवलोक उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको पता था कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और ये जो अब युद्ध हो रहा है तीसरी बार आसफ खां से, इसमें मैं जरूर हार जाऊंगी, मैं जीत नहीं सकती और मेरी भी वीर गति को प्राप्त होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम लोग देवलोक में यानी ऊपर ईश्वर के पास ही जाकर दोनों माँ बेटे मिले। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देख उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणानाश कर लिया। यानी क्या कहा रहा उन्होंने? जब उन्होंने देखा कि अब हम नहीं बच सकते और इस युद्ध में हार नहीं है हमको और दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है या मारे जाने से अच्छा है, उन्होंने अपने गढ़मंडल की तरफ पीछे देखा और देखकर स्वयं को अपने खड्ग द्वारा उन्होंने यानी अपनी तलवार द्वारा अपना प्राणों का अंत कर लिया। अपने ही प्राण उन्होंने स्वयं ले लिए। रानी के मृत शरीर को उनके सैनिकों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के साथ ही किया गया। दोनों माँ बेटों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आंच नहीं आने दी। रानी दुर्गावती के साहस और बलिदान की गाथा भारत की नारियों के लिए एक उपयुक्त प्रेरणा स्रोत है, यानी कि वो प्रेरणा देने वाली है। इस प्रकार रानी दुर्गावती कितनी वीरांगना स्त्री थी, कितनी निडर थी, कितनी साहसी थी, ये हमको इस पाठ के द्वारा पता चलता है। आशा है आपको इसका अर्थ इसका जो कठिन शब्दों के मैंने अर्थ बताए समझ में आया होगा। पाठ भी आपको समझ में आया होगा, इस कहानी का अर्थ भी समझ में आया होगा। तो चिल्ड्रेन, आज इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय।